बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियां आपको मिलती रहें। दलाल बनर्जी के बारे में अभी मैंने अपने हमजाद से तफसीली मालूमात हासिल नहीं की थी कि इसका ताल्लुक किस मजहब से है, इसकी पुरस्रार कुव्वतें क्या हैं, इसके बस में क्या है और क्या नहीं, और कहाँ का रहने वाला है और इस शहर में कहाँ रहता है। दरअसल मैंने इन बातों के जानने की जरूरत ही न समझी थी, मगर अब इसे करीब से देखने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा था कि मुझे हमजाद से इसके बारे में बहुत कुछ मालूम करना पड़ेगा, लेकिन ये वक्त मालूमात हासिल करने के लिए मुनासिब नहीं था। फिलहाल तो बस मेरे जहन पर सिर्फ एक बात सवार थी कि इन सब पर अपने वजूद का इजहार करूं। मेरी अना अपनी तस्कीन चाहती थी। मैं इन पर जाहिर करना चाहता था कि इनके दरमियान कोई मामूली हस्ती नहीं बैठी। दलाल बनर्जी के अलावा कुछ और लोग भी यहाँ साहिब करामत मौजूद हैं। रक्स जारी था, रुपयों की बारिश बदस्तूर जारी थी। तस्कीन व मरहबा का शोर इसी तरह था जैसे रजिया इन सब के दिलों पर पांव रखती हुई गुजर रही हो। इसमें शक नहीं कि इसके मदहोश कुन रक्स ने मुझे भी मुतासर किया था। मुझे जो इसके बच्चे का बाप था, मुझे जो इसका आशिक था। रजिया का ये रूप मेरे लिए कतई अजनबी और अनोखा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके जिस्म में इतनी कनातें पोशीदा हैं। इस तरह महफिल में सिर्फ 6 अफराद ऐसे थे जिन्होंने अब तक रजिया को अपनी फूटी कोड़ी भी नहीं दी थी। दलाल बनर्जी, इसके 4 साथी और मैं। बकाया हाजरीन की जेबें तेजी से खाली हो रही थी, लेकिन इनके सामने अब भी रुपयों के ढेर लगे हुए थे। गालबन वो एक मखसूस महफिल में शिरकत करने के लिए पूरी तैयारी से आए थे। मुझे पहली शरारत यही सूझी कि इन हाजरीन को बुखला दिया जाए। मैंने हमजाद को तलब कर लिया, हर चंद के मेरी जेबों में भी रुपयों की कमी नहीं थी, मगर हमजाद ने मेरा इशारा पाकर हाजरीन की जेबों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया और इनके सामने जो रुपए रखे थे वो भी बड़े गैर महसूस तौर पर मेरे सामने ढेर होते गए। चंद ही लम्हों बाद तमाम हाजरीन की जेबें कुल्ली तौर पर खाली हो चुकी थीं और अब इनमें एक फूटी कौड़ी भी ना बची थी। मैंने अपनी दोनों जेबों में हाथ डालकर रुपए सामने ढेर कर दिए और रजिया की एक एक अदा पर रुपए निछावर करने लगा। मैंने कनखियों से बकाया हजरात की तरफ देखा। इनमें से कई के हाथ अपनी अपनी जेबों में थे और चेहरे पर बदहवासी तारी थी। सब एक दूसरे की तरफ हैरान हैरान नजरों से देख रहे थे। फिर वो सब मुझे घूरने लगे। गालबन ये इनकी तौहीन थी कि बड़ी महफिल में वो तो हाथ रोके बैठे रहे और सिर्फ एक शख्स अपनी महारत का इजहार करता रहे। इन्हें यकीनन इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इनके साथ जो कुछ हुआ है इसमें मेरी शख्सियत किसी न किसी तरह जरूर मुलव्वस है, क्योंकि वो सब आपस में एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। इनके दरमियान सिर्फ मैं ही एक गैर शख्स था। फिर इस तरह अचानक जेबें खाली हो जाना भी इनके लिए कम हैरत अंगेज बात नहीं रही थी। वो सब अपनी जगह बैठे हुए बेचैनी से पहलू बदल रहे थे और अब इनकी तवज्जो रजिया से ज्यादा मुझ पर और दलाल बनर्जी पर थी। कभी वो मेरी तरफ देखते और कभी दलाल बनर्जी की तरफ। ये ना भूल अजनबी के तुम्हें यहाँ आने की इजाजत हमने दी थी। अचानक एक भारी गूंजदार आवाज सुनाई दी और मैं उछल पड़ा। ये लफ्ज दलाल बनर्जी के जुबान से अदा हुए थे। इसी लम्हे दलाल बनर्जी और रजिया के दरमियान हमजाद का साया लहराया और रजिया का जिस्म मट्टी के ढेर की तरह बैठता चला गया। वो गालबन बेहोश हो चुकी थी। मेरे ख्याल के मुताबिक हमजाद ने पुरस्रार कुव्वतों का राब्ता मुनक़ता कर दिया था, रजिया को रक्स करने पर मजबूर कर रहा था। दलाल बनर्जी गरजे, फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, जिस तरह मैं इस लड़की को रक्स करने पर मजबूर कर रहा हूँ, इस तरह मैं तुम्हें भी सरे महफिल नचा सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं बेबस दुश्मन पैदा करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल तुमने हमारे हजूर गुस्ताखी जरूर की है। तुम्हारा ये मामूली करतब दूसरे लोगों को हैरान कर सकता है, मगर मुझे नहीं। तुमने मेरे अकीदत मंदों की जेबों पर डाका डालकर इन्हें सरे महफिल बेइज्जत किया है और इसकी कीमत तुझे अदा करनी पड़ेगी। दलाल बनर्जी अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर गाड़े हुए था। खेल शुरू हो चुका है। हमजाद ने
मेरे करीब आकर सरगोशी की। मुमताज बेगम और दोनों लड़कियां रजिया को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और बकाया हाजरीन मजलिस हक्का बक्का से चारों तरफ देख रहे थे। दलाल बनर्जी ने मुमताज बेगम को मुखातब किया, इसे अंदर ले जाओ, कुछ देर बाद ये खुद ब खुद होश में आ जाएगी। मुमताज बेगम और दोनों लड़कियों ने रजिया के बेहोश जिस्म को किसी न किसी तरह संभाला और अंदरूनी कमरे में चली गईं। इनके जाते ही दलाल बनर्जी ने अपने साथियों से किसी अजनबी जुबान में कुछ कहा जिसे मैं बावजूद कोशिश के ना समझ पाया। वो चारों अपनी जगह से उठे और अंदरूनी दरवाजे में जाकर गायब हो गए। मैं चौंक पड़ा, यकीनन कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस वक्त दलाल बनर्जी ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। वो मुझसे कह रहा था, मैं अपने इल्म के जरिए जान चुका था कि इस लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ दाखिल होने की इजाजत दी थी, जबकि ये एक मखसूस महफिल थी जिसमें किसी अजनबी की शमूलियत नामुमकिन थी। मैंने लड़की को देखते ही कुछ फैसले कर लिए थे जो हम तीनों के लिए ही बेहतर थे। इस लड़की में पहले सिर्फ दो शख्सियतें दिलचस्पी रखती थीं, एक तुम और एक मुमताज बेगम, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो सोचा कि अब इस लड़की के 3 दावेदार हो चुके हैं। मगर मैं मामलात को बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसकी रूह से सभी फायदे में रहते। ये तो तुम जानते हो कि मुमताज बेगम ने इस लड़की की खातर एक बड़ी रकम खर्च की है और ये बात मेरे इल्म में थी कि तुम इस लड़की के बदले इस बड़ी से बड़ी रकम फराहम करने के अहल हो। मुमताज बेगम का मामला तो इस तरफ साफ हो सकता है, रहा तुम्हारा और मेरा मामला तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे हक में लड़की से दस्तबरदार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक इस लड़की पर तुम्हारा हक ज्यादा है, क्योंकि ये तुम्हारे नाजायज बच्चे की माँ भी है। दलाल बनर्जी ने ये सब कुछ मेरी आंखों में देखते हुए कहा और इस अरसे में अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ चुका था, लेकिन तुमने गैर जरूरी करतब दिखाकर सारा खेल बिगाड़ दिया और अब मैं इस लड़की से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मेरे अकीदतमंदों की तौहीन की है। मेरे लिए हसीन से हसीन लड़कियों की कमी नहीं, हमेशा मेरे इर्द गिर्द हसीन और खूबसूरत जिस्मों के हंजूम रहते हैं, लेकिन तुमने मेरी मौजूदगी में जो जिसारत की है इसका तकाजा यही है कि दलाल बनर्जी का बकाया फिक्रा मैं ना सुन सका, इसलिए कि हमजाद ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया था। वो कह रहा था, इसके साथ रजिया को इमारत के पिछले दरवाजे से निकालकर फैटन की तरफ ले जा रहे हैं। पानी सर से ऊंचा हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ करने की इजाजत दीजिए। आप अब तक दलाल बनर्जी के बारे में बहुत कुछ अंदाजा कायम कर चुके होंगे। हमजाद की बात सुनकर मैं उछल पड़ा। इसका मतलब ये था कि दलाल बनर्जी मुझे बातों में उलझाकर रजिया को उड़ाकर ले जाना चाहता था। मैं एकदम गुस्से से उठा और दलाल बनर्जी को मुखातब किया, अब तक मैं तुम्हारी लांतरानियां सुनता रहा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर अब सुनो कि तुम जैसे तुफैल मकतब मेरी जेबों में पड़े रहते हैं। तुम मुझे धोखा देकर रजिया को उड़ा ले जाना चाहते थे और इसलिए तुमने अपने गुर्गों को अंदर भेजा था। मेरी बात सुनकर दलाल बनर्जी जोर से चौंक पड़ा, फिर एकदम न जाने क्या हुआ कि सारे फानूस बुझ गए और कमरे में गुप अंधेरा हो गया। मैं सिर्फ इतना देख पाया था कि दलाल बनर्जी ने नजर उठाकर छत की तरफ देखा था। फिर मैंने भागते हुए कदमों की आवाजें सुनी। हमजाद, मैं चीख पड़ा, मुतमिन रहें, रजिया मेरे पास है और वो चारों पिछली गली में बेहोश पड़े हैं। खामोशी से निकल चले, हमजाद की आवाज सुनाई दी, जिसे सिर्फ मैं ही सुन सका था। पूरे कमरे में अजीब अफरा तफरी का आलम था। न जाने मैं किस किस से टकराता हुआ हमजाद की रहबरी में अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसने इधर ही से चलने का कहा था। इमारत का अंदरूनी हिस्सा तहरीक नहीं था। मैंने मुमताज बेगम को सरासहमगी के आलम में एक कमरे से निकलता देखा। इसके हमरा वो दोनों अशखास भी थे जिन्होंने मेरे लिए इस इमारत का दरवाजा खोला था। मुझे देखते ही इन दोनों के हाथ अपनी जेबों में गए, फिर वो दोनों चाकू लहराते हुए मुझ पर झपटे। इन दोनों ने शायद रजिया के जिस्म को फिजा में बगैर किसी सहारे के तैरते हुए नहीं देखा था, वरना वो भी बगैर कुछ कहे सुने मुमताज बेगम की तरह बेहोश हो जाते। हमजाद आगे बढ़ते बढ़ते पलटा, फिर न जाने इसने क्या किया, फिर वो बाकायदा बिड़ गए और मैं इत्मीनान के साथ हमजाद के पीछे पीछे
इमारत के पिछले जीने से उतरने लगा। जीने उतरते ही मैंने हमजाद को मुखातब किया, क्या रजिया को होश में नहीं लाया जा सकता? इस वक्त रजिया का होश में आना खुद इसके लिए खतरनाक है। हमजाद ने जवाब दिया, लेकिन अब हमारी मंजिल कहाँ होगी? मैंने दूसरा सवाल किया। आपको यहाँ से तन्हा जकरिया स्ट्रीट पहुँचना है। गालबन आप वो फ्लैट ना भूले होंगे जिसमें आप कलकत्ता छोड़ने से पहले तक थे। हाँ मुझे याद है, मगर वो अब तक खाली पड़ा है। जी हाँ, हमजाद ने कहा। अब वो नीम तारीख गली में पहुंच चुका था। गली सुनसान थी। फिर वो बोला, मैं चलता हूँ, आप आइए। इस वक्त मैं हमजाद की मसलत न समझ पाया था, लेकिन इसके रवाना होने के बाद मेरी समझ में खुद ब खुद सब कुछ आ गया। चलते वक्त इसने मुझे मोहतात रहने की तंबीह की थी। वो खुद भी एहतियात बरत रहा था, इसलिए वो तन्हा रजिया को ले गया था। मेरे देखते ही देखते वो रजिया के जिस्म को लेकर बुलंद होना शुरू हुआ और फिर चंद लम्हों में मेरी नजरों से ओझल हो गया। हमजाद के तन्हा जाने का जवाब मेरी नजर में इसके अलावा और कुछ नहीं था कि वो मेरी शख्सियत को सामने लाना नहीं चाहता था। अगर वो रजिया के जिस्म को उठाए हुए मेरे साथ साथ चलता तो लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जा होना लाजमी था, क्योंकि इनके लिए बहरहाल ये मंजर अजीब और पुरसरार होता। मैं बतौर एहतियात इस गली से निकलकर फौरन सड़क पर नहीं निकला, बल्कि इस गली से मोहल्लत एक दूसरी गली में दाखिल हो गया और फिर इस गली से निकलकर तीसरी गली में। मैं गलियों गलियों इस जगह से दूर निकल जाना चाहता था और फिर सड़क पर आकर किसी सवारी के जरिए जकरिया स्ट्रीट पहुंचना चाहता था, लेकिन वो गली मेरे लिए अजनबी थी। चौथी गली के इख्तिताम पर मैं चकरा गया, क्योंकि वो गली आगे से बंद थी। घुंघरुओं की छन छन और तबले की थाप बराबर मेरा पीछा कर रही थी। ये तमाम इलाका बहु बाजार ही का था। गलियां नीम तारीख थी, मगर बालाखाने रोशनी में नहाए हुए थे। दृश्यों में हसीन चेहरे सजे हुए थे। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। हर शख्स अपनी धुन में मगन था। किसी ने अभी तक मुझे मुखातब करने की जुर्रत नहीं की थी और ना ही अब तक मैं किसी से हम कलाम हुआ था। लेकिन अब रास्ता भूलने की सूरत में मुझे किसी न किसी से बात जरूरी करनी थी। मेरे करीब से एक मुतवस्सत उम्र शख्स गुजरा तो मैं चलते चलते रुककर इसके सामने आ गया, लेकिन इस चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं कुछ देर के लिए चकरा कर रह गया। वो भी मुझे देखकर चौंका था और इसके चेहरे पर उलझन के आसार नजर आए थे। वो चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था, मगर मुझे फौरन कुछ भी याद न आ सका। फिर इस शख्स की जुबान से एक लफ्ज अदा हुआ, जिसे सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। इसने मुझे पहचान लिया था। जिले रहमान आप। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि इस शख्स का ताल्लुक मुजाहिदीन के ग्रुप से है और इस शख्स को मैंने मुजाहिदीन की जमी दोज ठिकाने में देखा था। एक एक करके मुझे सब कुछ याद आ गया। यही शख्स था जिसने मुझसे ऐदनामे पर दस्तखत कराए थे, मगर इसका नाम अब तक मुझे याद न आ सका। इस तरह सरेआम खड़े होना गलत है। आप मेरे पीछे पीछे आए। आपसे बहुत कुछ पूछना है। यहीं करीब हमारा एक ठिकाना मौजूद है। इस शख्स ने सरगोशी की। हम सरहद के हालात जानने के लिए बेचैन हैं। वहां से जो खबरें मिल रही हैं वो बहुत हौलनाक हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरी मुलाकात इस जगह अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाली खुफिया तंजीम के किसी फर्द से हो जाएगी। मैं उलझ कर रह गया था। एक बात तो मैं फौरी तौर पर समझ गया था कि यहाँ के लोगों को इस बात का कतई इल्म नहीं हो सका है कि मैं मुजाहिदीन से अलग हो चुका हूँ और मैंने सरहद में क्या किया है, और इसलिए वो मेरे कत्ल से भी बेखबर है, वरना ये शख्स मुझे देखते ही खौफजदा होकर भाग खड़ा होता। शायद गली की नीम तारीख में वो शख्स इस बात पर भी गौर नहीं कर सका था कि मेरे पास बैसाखियां नहीं हैं।
میرے بارے میں ان لوگوں کی لا علمی کا صرف ایک ہی سبب ہو سکتا تھا کہ مجاہدین انگریزوں سے اس درجے الجھے ہوئے تھے کہ ایک چھوٹے موٹے معاملات ان کی نظر میں اتنی ہمت کے حامل نہیں تھے، اور اسی صورت میں جب کہ ان کی دانست میں مجھے قتل کیا جا چکا تھا تو میری طرف سے مقامی تنظیم کو محتاط کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس شخص سے بہرحال مجھے پیچھا چھڑانا تھا، اور اس کی میری نظر میں دو ہی ترکیبیں تھیں، یا تو میں قطعی اجنبی بن جاتا اور اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتا، یا کسی طرح اسے جل دے کر نکل جاتا، مگر دونوں ہی ترکیبوں میں خامی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں نے بھی اسے پہچان لیا ہے، اس لیے وہ کبھی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ میں وہ نہیں وہ جو سمجھ رہا ہے۔ دوسری ترکیب اس طرح بے معنی تھی کہ اس کا تعلق اس گروپ سے تھا جو پرسرار اقتدار، ظالم اور عیار حکمرانوں سے نمٹ رہا تھا۔ اسے جل دینا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد میں نے آخرکار ایک فیصلہ کر لیا، آئندہ کے لیے بھی میرے لیے یہی رستہ محفوظ رستہ تھا۔ میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑی۔ میرا نام امین اللہ ہے، وقت ضائع نہ کیجیے، یہاں ہم کسی خطرے سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس نے سرگوشی کی۔ میں اس کے باوجود وہیں کھڑا رہا تو وہ پھر بولا، کیا واقعی آپ مجھے بھول گئے ہیں؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کے لیے عہد نامہ تیار کیا تھا، وہ عہد نامہ جس پر آپ نے اپنے خون سے دستخط کیے تھے۔ اور اتنا کہہ کر وہ نہ جانے کیوں خاموش ہو گیا۔ اس کی تیز نظریں میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب اس بات کو نوٹ کر چکا ہے کہ میں معذور نہیں ہوں اور نہ میرے پاس بیساکھیاں ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر تذبذب دیکھ کر فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا۔ عزیزم، تم یقیناً کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے۔ دراصل لیکن تمہاری آواز، اس نے میری بات کاٹ کر الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں نظر آ رہی تھی جیسے وہ سخت الجھن کا شکار ہو۔ اگر تم وہ نہیں ہو جو میں نے تمہیں سمجھا تھا تو وہ سب کچھ بھول جاؤ جو میں نے تم سے۔ اس کا فکرہ مکمل نہ ہو پایا تھا کہ گلی تیز سیٹیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ وہ ایک دم اچھل کر بھاگا اور نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ لیا۔ ہم دونوں آگے پیچھے ایک پتلی سی گلی میں تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ وہ میرے آگے آگے تھا۔ ایک دم وہ بھاگتے بھاگتے پلٹا اور اس وقت میری نظر بھی گلی کے سرے پر پہنچ گئی۔ کچھ سپاہی تیزی سے گلی میں گھس رہے تھے۔ گلی کافی لمبی تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹا میں نے بھی اپنی سمت تبدیل کر لی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں آگے آگے دوڑ رہا تھا، میرے پیچھے وہ تھا اور اس کے پیچھے پولیس۔ گلی کے دوسرے سرے تک پہنچتے پہنچتے میرے اور پولیس کے درمیان کافی فاصلہ برقرار رہا تھا، لیکن جو ہی بھاگتے بھاگتے میری نظر سامنے اٹھی میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ اس طرف سے بھی رستہ بند کیا جا چکا تھا۔ میں بغیر وقت ضائع کیے تیزی سے مڑا۔ مجھے خود سے چند گز کے فاصلے پر پولیس والے نظر آئے، مگر امین اللہ غائب تھا۔ میں دونوں طرف سے گر چکا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں بغیر سوچے سمجھے میں نے ایک مکان کی نیم تاریک چار دیواری میں چھلانگ لگا دی اور مکان میں گھستے ہی اندر سے دروازہ لگا دیا۔ دوڑو پکڑو کا شور میری سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ میں چار دیواری میں رکا نہیں اور تیزی سے مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ چار دیواری عبور کر کے میں مکان کے آنگن میں آ گیا۔ میری نظر تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسی وقت میں نے دروازے پر زور زور کی دستکیں سنی۔ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیا جائے گا، کسی کی گرجدار آواز گونجی۔ اس وقت ایک کمرے کا پردہ ہٹا اور ایک ادھیڑ عمر عورت ہاتھ میں لالٹین تھامے باہر نکلی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی
اس کے ہاتھ سے لالٹین چھوٹ گئی اور میرے منہ سے بے اخاستہ چیخ نکل گئی۔ مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں متوقع تھا کہ آنگن میں کوئی نہ کوئی زینہ ہوگا جس کے ذریعے میں اس مکان کی چھت پر پہنچ کر کسی قریبی مکان کی چھت پر چھلانگ لگا دوں گا۔ مجھے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ آنگن میں صرف ایک نیم کا پیڑ نظر آ رہا تھا۔ میں سخت گھبرایا ہوا تھا۔ دروازے پر اب ضربیں لگائی جا رہی تھیں اور ہدیڑ عمر عورت غالباً خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ گھر میں شاید وہ تنہا تھی۔ چرچر کی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ دروازہ شاید اب ٹوٹنے کے قریب تھا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا اور اب اس لمحے کو کوس رہا تھا جب میری ملاقات امین اللہ سے ہوئی تھی۔ حالات نے کچھ ایسی صورت اختیار کر لی